अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबके। आज के इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लीज और बोरो एंड बाय। यानी कि क्या हमें कोई एसेट लीज पर लेना चाहिए। अमूमन लीज इज अ रेंटल स्कीम, यानी कि आप जो है वो कोई चीज़ क्या किराए पर लो, या फिर आप बोरो एंड बाय करो, यानी कि आपके पास फंड्स नहीं है तो आप पैसे किसी बैंक से बोरो करो और उसके बाद उस एसेट को परचेज करो। अब ये इसी तरह है कि जिस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पर लेट से एज्यूम कर लें, क्या आपने ये फैसला करना है कि क्या आप किराए के मकान पर रहेंगे जिसमें आप जो है वो हर महीने एक रेंट पे कर रहे होंगे, या लेट्स एज्यूम आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैंक से लोन ले लूं और अपना एक घर परचेज कर लूं। अब यहां पर दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जब हम कहीं पर किराए पर रहते हैं, यानी कि हम रेंट पे कर रहे होते हैं, तो उसमें रेंटल का जो कंपैरेटिवली अमाउंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अगर मैं किसी बैंक से फंड्स बोरो करूंगा और कोई जगह खरीदूंगा। इसलिए क्योंकि जब मैं फंड्स बोरो करूंगा तो मुझे एक तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो पूरा एसेट कुछ टाइम बाद मेरा अपना हो जाएगा, या मैंने वो एसेट खरीदा होगा, अब मेरे पास बैंक की एक लायबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट और मुझे बैंक को रीपे करना होगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, लिहाजा उसकी जो किस्तें हैं वो हो सकता है कि ज्यादा हो। इसके साथ साथ दोनों के कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, सच एज अगर मैं रेंटल चार्ज अपनी बुक्स में शो करता हूं तो टैक्स वाला उसको एज अ अलाउेबल एक्सपेंस ट्रीट करता है। यानी कि जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपने कोई अगर रेंट का अमाउंट पे किया है तो वो रेंट का अमाउंट आपके एक्सपेंसेस में क्लब होगा, आपके रेवेन्यूज में से माइनस होगा और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आप टैक्स पे करोगे। जबकि अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं कहीं किसी बैंक से फंड्स बोरो कर कर, तो मुझे उस बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करना होगा। टैक्स वाला इंटरेस्ट को एज अ टैक्सेबल एक्सपेंस अलाउ कर रहा होगा। साथ में जो एसेट मैंने अब खरीद लिया है मेरी ओनरशिप में आ गया है, तो उसकी ओनरशिप पे आने की वजह से मैं अपने बुक्स में एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर सकता हूं और टैक्सेबल इनकम उससे भी रिड्यूस होगी और फिर मुझे जो टैक्स पे करना होगा वो डेप्रिसिएशन चार्ज के बाद पे करना होगा। तो इसी तरह की कुछ बातें यहाँ पर हो रही होंगी और हम ये सीखेंगे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट परचेज करने का या कंपनी का एक एसेट इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है तो क्या अब वो एसेट की फाइनेंसिंग लीज से की जाए या फिर किसी बैंक से फंड्स बोरो कर कर और उस एसेट को खरीदा जाए। अच्छा, अब इस चैप्टर में दो स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन क्या है? द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, whether or not the asset should be acquired. This decision is based on the assumption that the asset will be purchased. देखें, सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या कोई एसेट मुझे खरीदना भी चाहिए या नहीं। अच्छा, आम हालात में हमने इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम दिया हुआ है और हम एसेट को परचेज करना है या नहीं, या कोई किसी जगह पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई मशीन खरीदनी है या नहीं, कोई सब्सिडरी खरीदनी है या नहीं, उसके लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम उस प्रोजेक्ट के या उस स्पेसिफिक मशीन से आने वाले जितने भी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उसको प्लॉट करते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक के जरिए हम डिस्काउंट करते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है हम वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमें जो रिटर्न अपने करंट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है बेनिफिट उससे ज्यादा आ रहा होता है, और अगर नेगेटिव होता है तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले जो सवाल होगा उसमें अगर आपसे सवाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करवा रहा है तो पहले ये आप इवेल्युएट करोगे कि वो एसेट खरीदना भी है या नहीं, और इसके लिए वही एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली अप्रोच इस्तेमाल हो रही होगी। और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एसेट की एनपीवी पॉजिटिव है भी या नहीं। मान लीजिए कि एक एसेट की एनपीवी ही नेगेटिव है, यानी कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसके वैक से जब डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट करी तो आंसर नेगेटिव आया, तो फिर लीज करना या उसको बोरो कर कर बाय करने का जो फैसला है उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही जो हमारा डिसीजन था वो एक नेगेटिव डिसीजन आ गया, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
बहरहाल अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अब भाई ये हमें एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट मिल गया है या इस मशीन को खरीदने से हमें फायदा होगा, फिर हम फाइनेंसिंग डिसीजन पर आएंगे। और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? ये डिसाइड करना कि क्या हम लीज पर कोई चीज लें या फिर हम फंड्स बोरो कर कर बाय करें। तो डिसीजन नंबर 2 क्या होगा? देखिए, नंबर 1 का यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आंसर पॉजिटिव आएगा तो ही आप स्टेप 2 पर जाओगे, वरना तो स्टेप नंबर 1 पर ही आप बोल दोगे कि इस मशीन को परचेज करना वायबल नहीं है। नंबर 2 है द फाइनेंसिंग डिसीजन। इफ द डिसीजन इज टू एक्वायर द एसेट, the second decision is to select the preferred method of financing the acquisition. In other words, whether to buy the asset for cash financed by a bank loan or whether to lease it. यानी कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक एसेट खरीदना है, तो अब आप उसके लिए ये डिसाइड करोगे कि उसकी फाइनेंसिंग, उसके फंड्स आप कहाँ से लेकर आओगे। तो इन सवालों में आपके पास ये दो स्टेप्स होंगे, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। अच्छा सर, इसकी वर्किंग कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी? उसके लिए अभी हम इस स्पेसिफिक लेसन के बाद एक शॉर्ट सी न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे जिसमें वैल्यूज के जरिए मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मुकम्मल करोगे और फिर किस तरह से आप अपनी फाइनेंसिंग डिसीजन वाले फैसले ले रहे होगे। कुछ और बातें कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यूज नॉर्मल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इफ एनपीवी इज नेगेटिव वी विल नॉट परचेज द एसेट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये दो चीजें देखोगे। फाइनेंसिंग डिसीजन पॉसिबल अप्रोचेस। अब जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि क्या आपको लीज से फाइनेंसिंग करनी है या क्या आपको बैंक लोन लेकर आपको वो एसेट जो है वो बाय करना चाहिए, ये क्या इससे क्या बेनिफिशियल है, तो उसके दो तरीके होते हैं जनरली। Calculate and compare IRR of all cash flows associated with each form of finance। यानी कि हम जो है वो जो कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बैंक से अगर लोन ले रहा हूं तो उसकी क्या कैश फ्लोज होंगे। आज एक लोन का अमाउंट आएगा, पहले दूसरे तीसरे साल इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टर्म के एंड में मुझे लोन वापस करना होगा, उसकी आईआरआर कैलकुलेट कर लूँ। और अगर मैं कोई एसेट लीज पर लेता हूं तो उसकी आईआरआर कैलकुलेट कर लूं। आईआरआर इफेक्टिवली इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जहां पर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट ऑफ डेट कम आ रहा है, उसको मैं जो है वो सेलेक्ट कर लूं। जनरली ये वाला जो यानी कि ये जो पहला मेथड है, जनरली ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं पाया जाता। बहरहाल ये एक यूजेबल मेथड है क्योंकि आईआरआर आपको ये बता देगा कि फंडिंग की कॉस्ट क्या है, और जहां पर आपकी कॉस्ट कम है आप उसके लिए जाओगे। भाई एक लोन है जिसका मुझे अगेंस्ट जो है वो 7% कॉस्ट पड़ रही है और दूसरा लोन है जिसके अगेंस्ट 4% कॉस्ट पड़ रही है, तो 7% के बजाय मैं 4% वाले लोन पर चला जाऊंगा। दूसरी अप्रोच जो मैं हाईलाइट करूंगा और जो आपके सवालात में पूछी जाती है और जनरली आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कुछ और कैश फ्लोज होते हैं जो उस वर्किंग से लिंक्ड होते हैं, वो क्या है? कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस अप्रोच इज यूजुअली एडॉप्टेड इन दीज और बाय ऑप्शंस या क्वेश्चंस। यानी कि जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके रेलेवेंट कैश फ्लोज आप ड्राफ्ट करोगे और उसकी आप डिस्काउंटिंग करोगे, और जिसकी कम नेगेटिव एनपीवी होगी उसको सेलेक्ट करोगे। सर कम नेगेटिव एनपीवी, हम तो पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे, क्योंकि देखो आप जो यहाँ पर कैश फ्लोज प्लॉट कर रहे होगे वो आपके लोन से रेलेवेंट या आपके लीज पेमेंट से रेलेवेंट कैश फ्लोज होंगे, तो वो पॉजिटिव तो आने से रहे। अब वो कैसे, वो हम अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में जरूर देखते हैं। नोट: the only relevant cash flows are the cash flows which will change as a result of the financing method. The asset will be acquired no matter what financing method is chosen. This means that all those cash flows such as revenue and cost of the project that will occur regardless of the financing method can be ignored. जब हम पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और जब हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज बनाएंगे तो उसमें कोई भी ऐसा कैश फ्लो हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि वो एक इररेलेवेंट कैश फ्लो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन 3 साल चलेगी, हर साल के आखिर में वो मुझे 5 लाख रुपयों का रेवेन्यू कमा कर देगी। पहले साल के आखिर में भी 5 लाख का रेवेन्यू कमा कर देगी, दूसरे साल के आखिर में भी 5 लाख का रेवेन्यू कमा कर देगी, तीसरे साल के आखिर में भी 5 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा कर देगी। अब अगर मैं एसेट को खरीदता हूं यानी कि लोन लेकर खरीदता हूं तो भी ऐसा होगा, और अगर मैं उसको लीज करता हूं तो भी ऐसा होगा। तो मैं जब अपने फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज बना रहा हूँ तो मैं इस कैश फ्लो को इग्नोर कर दूंगा,
उसकी रीजन ये है कि दोनों कैश फ्लोज का दोनों वर्किंग्स में होने का वही इंपैक्ट होगा जो एक का है और जो दूसरे का है। तो या तो आप चलो दोनों में इंक्लूड कर दो या फिर आप दोनों से एक्सक्लूड कर दो, लेकिन दिमाग ये कहता है कि इस तरह तो मैं कोई भी चीज इंक्लूड करता रहूंगा दोनों जगह। आपको मैं एक वर्किंग के जरिए ये समझाऊंगा कि अगर आप दोनों वर्किंग्स में एक बोरो एंड बाई वाले फाइनेंसिंग कैश फ्लोज और एक लीज वाले कैश फ्लोज दोनों की वर्किंग में अगर सारे के सारे कैश फ्लोज ऐड कर भी दो तो फिर भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बहरहाल वो तरीका इतना सही नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक इररिलेवेंट कैश फ्लो है। ये कॉस्ट तो आपने या ये रेवेन्यू तो आपको दोनों साइड से अर्न हो रहा था, तो दोनों वर्किंग्स में शामिल करना ही क्यों है। मिसाल के तौर पे एक जगह पर 10 है आंसर, एक जगह पर 13 है आंसर, और आपने दोनों जगह पर लेट से एक एक ₹2 का गेन आपको 10 वाली साइड पर भी होना था और 13 वाली साइड पे भी होना था। तो अगर आप दोनों में ऐड भी कर देते हो तो 10 12 हो जाएगा, 13 15 हो जाएगा। अगेन कंपैरिजन में 15 ज्यादा होगा और 12 कम होगा। बहरहाल इसको हम एक एग्जाम्पल से जरूर डिस्कस करते हैं। पहले तो आप अपने पास नोट्स बनाएं और फिर इंशाल्लाह एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसका क्या स्पेसिफिकली मतलब है। सम कॉमन रेलेवेंट कैश फ्लोज, कुछ कॉमन रेलेवेंट कैश फ्लोज आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोरो करते हो पैसे और एसेट को बाय करते हो तो लोन की रीपेमेंट होती है। लोन की रीपेमेंट लीज वाले केस में तो नहीं होगी, उसमें तो आप किराए पर कोई चीज ले रहे हो। टैक्स सेविंग्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स, जब मैं इंटरेस्ट की करता हूँ पेमेंट तो टैक्स वाला उसको अलाउ करता है एज ए एक्सपेंस, उसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है और टैक्स मुझे कम देना पड़ता है। ये हम बहुत सारी बार अपने वैक के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स सेविंग्स और टैक्सेबल टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन, जब मैं एसेट खरीद लेता हूं तो टैक्स वाला कहता है कि ये एक तुम्हारा एसेट है और इस पर मैं टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन अलाउ करता हूं, और जब तुम टैक्स पे करोगे तो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट बन रहा है वो माइनस कर कर जो इनकम रह जाती है उस इनकम पर टैक्स पे करना। ऐसा लीज वाले केस में नहीं होगा क्योंकि अगर मैं कोई चीज किराए पे लेता हूं तो वो चीज मेरे ओनरशिप पे नहीं होती। उसके बाद है डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द एसेट, जब एसेट मेरा होगा तो लाइफ के एंड में मैं उसको बेच भी सकता हूँ, बेचूंगा तो उससे कुछ प्रोसीड्स भी आएंगी। जब एसेट किराए पर होगा तो बस वो जगह किराए की है वो खाली हो जाएगी, वो एसेट तो मेरी ओनरशिप में नहीं है, मैं उसको बेच भी नहीं सकता, तो उससे आने वाली कोई डिस्पोजल प्रोसीड्स भी नहीं होंगी, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी नहीं होगा। लीज रेंटल्स, लीज रेंटल्स लीज वाले केस में होंगे यानी कि किराया। और टैक्स रिलीफ ऑन लीज रेंटल्स भी टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम में रिडक्शन आएगी और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे या डिफरेंट कैश फ्लोज थे दोनों के, और उम्मीद करता हूं कि इस लेसन से आपको एक बेसिक जनरल आइडिया मिल गया होगा लीज वर्सेस बोरो एंड बाय के कॉन्सेप्ट का। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तौर पर पक्का कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।